दोस्तों, देश की सबसे पावरफुल जॉब होती है आईपीएस। इस वजह से हर किसी का सपना होता है कि वो बड़े होकर आईपीएस बने। लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, पूरा तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अपने सभी छोटे भाई बहनों, अपने जितने भी साथ के दोस्त हैं, सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि गाइडेंस बहुत बड़ी बात होती है। गाइडेंस पाकर लोग इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को। आईपीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब मिलती है, तो इसमें आप डिप्टी एसपी बन सकते हैं, जिसको डीएसपी बोलते हैं। इसके बाद में आप एसपी बन सकते हैं, डीआईजी बन सकते हैं, आईजी बन सकते हैं, और आप किसी भी राज्य के डीजीपी भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केंद्रीय एजेंसियों के साथ में काम करना चाहते हैं तो आईपीएस का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आप भारत की जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, इसके अलावा सीबीआई और रॉ, ये जो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें भी आप बड़े पदों पर काम कर सकते हैं व आगे चलकर इनके डायरेक्टर बन सकते हैं। साथ ही साथ में जो आईपीएस का पद होता है, यही व्यक्ति आगे चलकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर भी तैनात किए जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आईपीएस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट में क्या करवाया जाता है, ट्वेल्थ में आप कौन सा सब्जेक्ट लें कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, ट्वेल्थ में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में कौन सा ब्रांच होना चाहिए, इस एग्ज़ाम में कितनी स्टेज में एग्ज़ाम होता है और कितने अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको अच्छे से पता होंगी तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जब भी कोई ये बोलता है कि वो आईपीएस का एग्ज़ाम क्रैक करेगा तो इसको बोलने का तरीका गलत है। एक्चुअल में आईपीएस नाम से कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है। आईपीएस एक पोस्ट का नाम है और जिस एग्ज़ाम के थ्रू लोग आईपीएस बनते हैं उसको बोलते हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाला सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। लेकिन नॉर्मली लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर देते हैं कि वो आईपीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जिसका एक फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सिविल सर्विसेज का, और उसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में लोग आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, आईएफएस भी बनते हैं, और ये सारी पोस्ट उसमें होती है। उनमें से एक पोस्ट होती है आईपीएस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कि आपकी रैंक आती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कैंडिडेट को उसकी रैंक के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी पोस्ट दी जाती है। जो सबसे अच्छी रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईएएस का दर्जा दिया जाता है, और जो उससे कम होते हैं उनको आईपीएस का दर्जा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स भी, उनकी प्रेफरेंस आईएएस ना होकर, मान लीजिए 4 रैंक तक आपको आईएएस मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि बहुत अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी आईएएस को ना चुनकर आईपीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी की रैंक अच्छी नहीं है और वो आईएएस की कैडर चाहता है, लेकिन उसको आईपीएस मिल रहा है, तो क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसको आईएएस मिल रहा था और वो आईपीएस का चुनाव करता है, तो जो बंदा आईपीएस जिसको मिल रहा था उसको प्रमोट कर दिया जाता है आईएएस की रैंक में। तो इस तरीके से आप आईपीएस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ये आईएएस और आईपीएस दोनों के लिए सिमिलर होता है, लेकिन आईपीएस, चूँकि हम इस वीडियो में आईपीएस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आईपीएस में क्या होता है कि एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी रखा जाता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना इसमें कंपलसरी होता है।
दोस्तों आईपीएस एग्ज़ाम के कई फ़ायदे भी हैं, इस पोस्ट के बहुत फ़ायदे भी हैं। कुछ लोग आईएएस से ज़्यादा आईपीएस को प्रेफर करते हैं। इसके बहुत सारे अलग रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि आईएएस में आप किसी भी ड्रेस में इस पोस्ट पर सर्विस कर सकते हैं, लेकिन आईपीएस के लिए आपको एक वर्दी पहनकर ही अपनी सर्विस करनी होती है। साथ ही साथ में किसी आईएएस को उसकी पोस्ट के अनुसार बॉडीगार्ड मिलते हैं, जबकि एक आईपीएस के साथ में पूरी पुलिस फोर्स चलती है। तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देना होता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मिनिमम इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो 12th के बाद में ही यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईपीएस बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब आप 12th कर रहे होंगे तो पहला सवाल आता है कि सर 12th में हमारा कितना परसेंटेज होना चाहिए, मतलब हम फर्स्ट होने चाहिए, सेकंड या थर्ड। तो यहाँ पर 12th का जो डिग्री जो ग्रेड है वो इसके लिए मायने नहीं रखता है। आपके कितने भी कम परसेंटेज क्यों ना हो, फिर भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे पाओगे। फिर आता है कि सर अगर हमने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो देखिए इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये चीज़ कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि कॉमर्स वाले नहीं दे सकते हैं या साइंस वाले नहीं दे सकते हैं या बायोलॉजी वाले नहीं दे सकते हैं। आपने साइंस, कॉमर्स और बायोलॉजी किसी भी तरीके से आपने 12th कर रखी हो, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन में परसेंटेज का भी कोई बार नहीं है। आपके जितने ज़्यादा या जितने भी कम परसेंटेज क्यों ना हो, आप इस एग्ज़ाम को दे पाओगे। ग्रेजुएशन के लिए ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीसीए और बीटेक, इनमें कुछ भी आपने कोर्स कर रखा हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो ग्रेजुएट होने के बाद में आपको तैयारी शुरू कर देनी है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। तो आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन करता है। सबसे पहला स्टेज है आपको एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि उसमें आपको लिखकर आंसर देना पड़ेगा। फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू देने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद में आपकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में आपको पोस्ट मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा, आप वहीं पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उन सभी बच्चों को मेंस देने का मौका मिलता है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो प्रीलिम्स में 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि एक जीएस 1 होता है और दूसरे को बोलते हैं सीसेट, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है। इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस वजह से जो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, उनको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आसानी हो जाती है। अब आ जाते हैं जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, उनको अगला पड़ाव देना पड़ेगा, जो कि होता है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस का जो एग्ज़ाम है ये कुल 2025 नंबर का है, जिसमें कि आपके मेंस के 9 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने थे और मेंस में आपको 9 पेपर्स, कुल मिलाकर 9 पेपर देने पड़ते हैं। और फाइनली इसमें आपका इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड कर लें तो ये एग्ज़ाम टोटल मार्क्स बनते हैं 2025। ये मेंस होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद में आपको फाइनली एक इंटरव्यू देना पड़ता है, और अगर वो भी क्वालिफाई कर लिया तो रिज़ल्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। रिटन और ये सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद में जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग में मसूरी में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थित है, वहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग चलती है, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देके आप आईएएस और आईपीएस दोनों बन सकते हैं,
लेकिन आईपीएस बनने के लिए आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो हाइट है ये मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए ये जो हाइट का रिक्वायरमेंट है ये है 150 सेंटीमीटर, और अदर कैटेगरीज के लिए बात करें तो 145 सेंटीमीटर कम से कम आपका जो हाइट है ये होना चाहिए। चेस्ट का भी यहाँ पर पूरा रेशियो दे रखा है कि मिनिमम 84 सेंटीमीटर और विमेन के केस में 79 सेंटीमीटर। आई साइड का भी दे रखा है 6/6 या फिर 6/9 आपका विज़न होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल की आयु के बाद में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो आप 35 साल के बाद में इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। SC STs के लिए 37 साल तक से इस एग्ज़ाम की लिमिट है, उसके बाद में आप नहीं दे सकते हैं। जबकि फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 42 ईयर्स इसकी लिमिट रखी गई है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। SC ST कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो 37 साल की एज पूरी होने तक कितने बार चाहें उतनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस हिसाब से अपने अटैम्प्ट को डिसाइड कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि सर हमारा अटैम्प्ट कब मान लिया जाएगा। मान लीजिए आपने UPSC का फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप पेपर देने नहीं गए, तो उस केस में आपके अटैम्प्ट को नहीं माना जाएगा। अगर आपने एक भी पेपर अटैम्प्ट कर लिया तो फिर आपका अटैम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। तो सोच समझ कर ही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है तभी इस एग्ज़ाम में आप अपीयर होने की कोशिश करें। अब इसके बाद में आता है इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। एक बार आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट हो गए तो मैंने आपको बताया था कि मसूरी में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लबाशना के नाम से जानते हैं। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। तो शुरुआत में जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो IAS हो, IPS हो या IFS हो, सबकी एक कॉमन ट्रेनिंग होती है। 3 महीने तक इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही शानदार यहाँ पर चलती है। और यहाँ पर आपको ये जो मसूरी में स्थित इंस्टीट्यूट है इसका मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार इसका लोकेशन है, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में ये इंस्टीट्यूट स्थित है, जो कि एक अलग ही फील देता है। तो यहाँ पर आपने हो सकता है सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस भी देखे हों, जिसमें कि आपने IAS ट्रेनीज़ के वीडियो आप देखते होंगे, वो सब इसी इंस्टीट्यूट से के वीडियोस आप लोग देखते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग IPS बनना चाहते हैं वो 3 महीने की इस ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करने के बाद में उनको फाइनली आगे की जो ट्रेनिंग है वो हैदराबाद में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, उनकी बाकी की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है। तो हैदराबाद के इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है, परेड में हिस्सा लेना पड़ता है। मतलब उनको काफ़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो IPS का पोस्ट उन लोगों ने चुना है। जबकि जो लोग IAS का पोस्ट चुने होते हैं वो मसूरी में ही अपनी पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी कोशिश करी गई है कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में अवेलेबल करवाई जाए। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई भी किया जाएगा। मतलब आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी ऐसे मेंबर्स के साथ में शेयर करिए जो आगे चलकर कुछ बनना चाहते हैं, जो कि UPSC क्रैक करना चाहते हैं। कम से कम अपने छोटे भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट उनको एक सही गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।